हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल लाइन। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन में, और आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके इक्वाटोरियल लाइन में। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल लाइन। सबसे पहले हम लोग इक्वाटोरियल लाइन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन है। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन क्रॉस करेगा, जो लाइन क्रॉस कर रहा होगा, इस लाइन को हम लोग कहेंगे इक्वाटोरियल लाइन। क्लियर है बात? किसी भी दो पॉइंट के बीच जो लाइन मिला रहा है दोनों पॉइंट को, इस लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन क्रॉस करेगा, इसी लाइन को हम लोग कहेंगे इक्वाटोरियल लाइन। ठीक, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इसी तरह का एक सिस्टम है। पहले हम लोग फिगर को समझते हैं, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इधर हमारे पास माइनस क्यू है तो इधर हमारे पास प्लस क्यू है, दोनों चार्ज का वैल्यू इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों चार्ज को मान लीजिए कि ये लाइन कुछ ऐसे मिला रहा है, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन या तो आप नीचे ले जा सकते हैं या फिर एक लाइन ऊपर ले जाइए, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऊपर ही ले चलते हैं, तो इसको ऊपर की तरफ हम लोग ले रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारा, ये इक्वाटोरियल लाइन है। ठीक, ये कुछ हमारा इक्वाटोरियल लाइन है, और इस इक्वाटोरियल लाइन पे कहीं पर भी हम लोग एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पर भी आप ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी। तो पी पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। किसके कारण? ये जो हमारा सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। इसके कारण हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना है। और अपने मन से हम लोग मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है O, इस मिड पॉइंट से जो पी पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है, ये कुछ r डिस्टेंस पर है, ये कुछ r डिस्टेंस पर है। और मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए, टोटल डिस्टेंस 2a है, तो इधर वाला पोर्शन भी a हो जाएगा और इधर वाला पोर्शन भी a हो जाएगा। अब जो अगला चीज है, इस चीज को खूब ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्योंकि इसका यूज हम लोग टेस्ट चार्ज के रूप में करते हैं। मतलब कि हम लोग यूज कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना अप्लाई करेगा। फिर निगेटिव चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना अप्लाई करेगा। इसी तरह का सिचुएशन हम लोग एक्सियल लाइन में भी देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन को जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण है, पी पॉइंट पर इसको मिलाते हैं कि पी पॉइंट के ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग थोड़ा सा सीधा लाइन लेंगे, यहाँ से स्केल डालेंगे और यहाँ से ऐसे सीधा एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोग किसके कारण देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे? छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिए थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा। और इस निगेटिव चार्ज के कारण अगर पी पॉइंट पर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो निगेटिव चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा। ये निगेटिव चार्ज, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। समझ रहे हैं सिचुएशन को? अब इसका नाम अगर हम लोग देना चाहे तो इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं E माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है किसके कारण? नेगेटिव चार्ज के कारण। ठीक, अब यहाँ जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है? आप लोग ऑब्जर्व करके इसको समझ सकते हैं कि मिड पॉइंट से ये लाइन हमारा जा रहा है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर भी है, और यहाँ से किसी भी पॉइंट से जो लाइन हम लोग मिला रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन हमारा क्या हो जाएगा?
ये दोनों लाइन सेम हो जाएगा। तो जब दो साइड हमारा सेम है, ये थर्ड के बारे में हमको नहीं पता है कि ये सेम है या नहीं है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंफर्म हमारा सेम है। और जब ये दोनों हमारा सेम है तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा इसको हम लोग कहेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से कि आइसोस्केलस ट्रायंगल का जो साइड इक्वल होता है उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है। मतलब इसके सामने वाला एंगल अगर मान लीजिए कि थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बात अपने मन से हमको समझना है, ठीक है। मेन उद्देश्य यहाँ पे हमारा क्या है, मेन उद्देश्य है यहाँ पर P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना, जो हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका वैल्यू E प्लस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E माइनस, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। और फाइनली इस दोनों के हेल्प से दोनों का हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर देंगे। जैसे याद होगा आप लोग को कि एक्सियल लाइन में हम लोग देखे थे इस तरह से कि एक्सियल लाइन में P पॉइंट पर हमको फाइंड करना था, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा निगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर था और निगेटिव चार्ज के कारण इधर था। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा था और निगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम था। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या किया था, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, मतलब ज्यादा वैल्यू वाले में से कम वैल्यू वाले को घटा दिए थे, क्योंकि हमारे एक ही लाइन में था दोनों। अब यहाँ पे एक इधर है एक इधर है, तो इसके लिए हम लोग रिजल्टेंट फॉर्मूला के बारे में कुछ प्लान करेंगे कि कैसे हम लोग दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहले हम लोग जो भी फिगर रहेगा, ये जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा, ये आपका 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI 5 मार्क्स का ये आपका VVI क्वेश्चन है। तो जैसे ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि फिगर को देख के जो चेक करने वाले हैं कॉपी उनको पता चल जाए, या फिर आप खुद में महसूस कर पाए कि फिगर से आप पूरा जो हमारा हेडिंग है, पूरा जो टॉपिक है उसको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और उसी बात को आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे, कंसीडर, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे लिखना, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 equal and opposite charges separated by distance 2a। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जो 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना हुआ है और 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मतलब किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब जिसके कारण इसके इक्वेटोरियल लाइन पे P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है, जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। इस बात को हमको मेंशन कर देना है। आगे हम लोग मेंशन करेंगे, ड्यू टू which we have to find electric field intensity at point P, which is at a distance r from the midpoint of electric dipole। ये तो सेंटेंस लिखे है, क्लियर है। ड्यू टू विच, जिसके कारण वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है एट P पॉइंट पे, which is at distance r। जो P पॉइंट कहाँ है, डिस्टेंस r पर है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस r पर है। अब इसमें करीब मैक्सिमम बातों को हम लोग डाल चुके हैं, और थीटा के बारे में भी आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं
कि जो दोनों चार्ज यहाँ पे जो P पॉइंट से अटैच हो रहा है, यहाँ पर दोनों सेम एंगल फॉर्म करेगा, थीटा एंगल फॉर्म करेगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना बात काफी है, सफिशिएंट। ठीक, उसके बाद अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना। बारी बारी से हम लोग दोनों वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूरा कंसंट्रेशन आप लोग बोर्ड पर बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर आप सामने से होते हैं तो थोड़ा सा स्लोली भी मैं ये मैनेज करता हूँ कि कौन लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर भी होता है तो थोड़ा सा आप लोग को इधर मैं अट्रैक्ट करता हूँ। लेकिन अभी मैं सामने नहीं हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जब भी क्लास कर रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पर ही बनाए रखिए। और जो नोट करने की बात है आप नोट नहीं कीजिए, जब बोर्ड भर जाता है मैं बता दूंगा, उस समय आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको बाद में लिखिएगा कॉपी में। पहले अभी सिर्फ समझिएगा, समझने के बाद बाद में फिर आप लिखिएगा। और लिखने में जिस समय आपको दिक्कत हो फिर से वीडियो स्टार्ट करके आप दोबारा से देख सकते हैं, फिर भी दिक्कत रहने पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमको फाइंड करना है P पॉइंट पर, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं E प्लस। E प्लस से हम लोग डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है उसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग पहले से जान रहे हैं, E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर चार्ज का वैल्यू हमारे पास Q है, और यहाँ पर डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जो हमको नहीं पता है। अब समझिए इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट का नाम हम लोग A दे देते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट का नाम हम लोग B दे देते हैं, इसका नाम O है और इसका नाम P है। चलिए अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, ट्रायंगल POB, मतलब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, हाफ ट्रायंगल को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो इस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग h हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या होता है, रूट अंडर P² और प्लस B²। तो रूट अंडर R² और प्लस A², मतलब इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर R² और प्लस A²। और यहाँ से यहाँ के बीच का A से लेकर P के बीच का डिस्टेंस भी आप देखेंगे तो सेम ट्रायंगल है, बेस हमारा A है और परपेंडिकुलर हमारा R है, तो यहाँ भी h का वैल्यू हो जाएगा, मतलब A से P के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर R² और प्लस A², मतलब दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग जो फॉर्मूला डालते हैं वो फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। और R क्या होता है, जो चार्ज है वो चार्ज, और जो चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी क्या है, B से लेके P के बीच का डिस्टेंस, मतलब BP²। अब BP का वैल्यू अगर हम लोग डाल दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/BP का वैल्यू है रूट अंडर R² प्लस A², रूट अंडर R² प्लस A², और रूट अंडर R² प्लस A² और टोटल का स्क्वायर, मतलब BP का स्क्वायर, BP का वैल्यू इतना है और इतना का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/, ये रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब R² और प्लस A² हमारा बचेगा फाइनली। समझ रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/, ये हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर फाइनली R² प्लस A² बचेगा। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इरेज करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं फिर थोड़ा सा ऊपर से इरेज करता हूँ। ठीक है,
तो ऊपर से हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर आगे के चीज़ों को समझेंगे। आप मतलब जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे समझते जाइए और फाइनली लास्ट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम लोग फाइंड कर चुके हैं इसका वैल्यू। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पॉइंट P पे अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग क्या कंसीडर कर लिए हैं, E माइनस कंसीडर कर लिए हैं। तो यहाँ हम लोग डाल सकते हैं E माइनस इक्वल टू सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो निगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है Q, तो Q निगेटिव माइनस सिंबल हमको नहीं देना, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। तो Q बाई आर स्क्वायर, आर ए से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो AP का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जितना वैल्यू इसका था, मतलब E माइनस का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये AP का वैल्यू है और फिर इसका स्क्वायर है, AP स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फाइनली E माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव चार्ज के कारण है, इसका वैल्यू हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आप ऑब्जर्व करेंगे, अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, निगेटिव चार्ज के कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। अब समझिए सिचुएशन को। अब P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रहा है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किधर जाएगा, दोनों के बीच में कुछ ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेक्टर में पढ़े थे रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यहाँ पर एंगल हमको नहीं पता है कि ये वाला एंगल का वैल्यू कितना है। तो जब भी हमको एंगल का वैल्यू नहीं पता होता है, उस कंडीशन में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग के ध्यान में थोड़ा सा होगा, और नहीं भी ध्यान में है तो कोई बात नहीं है। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इधर है, इसका कंपोनेंट हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका कंपोनेंट एक y एक्सिस में लिखे और इसका कंपोनेंट एक x एक्सिस में लिखे। फिर ये जो नीचे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर x एक्सिस में लिखे और इसका एक कंपोनेंट y एक्सिस में लिखे। इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, जो आप 11th में पढ़े होंगे। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए भी आपको एंगल पता होना चाहिए, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल, तभी आप लिख पाएंगे। हम लोग ऐसे लिखते थे, सिचुएशन कुछ ऐसा होता था कि इधर मान लीजिए x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर मान लीजिए कुछ p वेक्टर है और यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिधर हमारा एंगल रहेगा उधर की तरफ हमारा कॉस जुड़ जाएगा। जैसे p है तो इधर की तरफ हो जाएगा p cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं जुड़ा होता था उधर हो जाएगा p sin थीटा। ये हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे, ठीक। इसी का हमको यूज यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे, यहाँ पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब यूज कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल जितना है उतना ही एंगल हमारा ये भी है, किसके अकॉर्डिंग, एंगल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग। मतलब कॉरेस्पोंडेंस एंगल जो है हमारा सेम होता है। मतलब आप लोग ऐसा पढ़े हैं 8, 9, 10 में कभी, कि अगर हम लोग एक लाइन ऐसे खींचे तो जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये भी रहेगा, समझ रहे हैं। मतलब कॉरेस्पोंडेंस एंगल हमारा सेम रहता है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा रहेगा। अच्छा, अब ये एंगल या फिर ये एंगल हमको फाइंड करना है। अब समझिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। अब अल्टरनेट एंगल भी आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह का सिचुएशन अगर हो, कि ऐसे अगर हो हमारा, तो ये वाला एंगल जो है, या फिर इसमें भी आप देख सकते हैं, है ना, कि ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। या फिर इसमें भी देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल भी हमारा सेम रहेगा, ये एंगल और ये एंगल हमारा थीटा, इसके अकॉर्डिंग ये इतना थीटा रहेगा और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा थीटा रहेगा। अब
हम लोग ई प्लस का कंपोनेंट लिखना चाहे वाई एक्सिस में, ई प्लस का कंपोनेंट वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, इधर थीटा नहीं लगा हुआ है, अभी हम लोग देखे थे कि जिधर थीटा नहीं लगा हुआ रहता है उधर क्या हो जाता है साइन थीटा, मतलब इधर हो जाएगा हमारा ई प्लस साइन थीटा, और जिधर थीटा लगा हुआ रहता है उधर हो जाता है कॉस थीटा। तो ई प्लस का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। फिर अब ई माइनस का कंपोनेंट अगर हम लोग एक्स एक्सिस में देखें और वाई एक्सिस में देखें तो कितना हो जाएगा, अब ई माइनस जो है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग देखें ई माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट अगर इधर देखिएगा इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा। चूंकि इधर थीटा नहीं लगा हुआ है इसलिए इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा, और इधर थीटा एंगल जुड़ा हुआ है इसलिए इधर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ई माइनस का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू ई प्लस का भी है। यहाँ तक आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके थे, तो नीचे वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, इस पोर्शन को, ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ऊपर वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट आपको लेना भी बचा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसका फाइनल वैल्यू का भी रहने देते हैं। ठीक, दोनों का आप ऑब्जर्व करेंगे ई प्लस और ई माइनस दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, और वाई एक्सिस में आप ऑब्जर्व कीजिए, वाई एक्सिस में जितना वैल्यू ई प्लस का है उतना ही वैल्यू ई माइनस का है, क्योंकि दोनों थीटा भी सेम है तो जितना साइन थीटा ऊपर रहेगा उतना ही साइन थीटा नीचे भी रहेगा, मतलब वाई एक्सिस में जितना वैल्यू ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उतना ही वैल्यू नीचे की तरफ भी है। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स हम इधर अप्लाई करें उतना ही फोर्स इधर अप्लाई करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दोनों तरफ से हम इधर जितना फोर्स लगा रहे हैं उधर भी उतना ही फोर्स लगाना है, दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपने पोजीशन से नहीं मूव कर रहा है, अपने पोजीशन से नहीं मूव करेगा, मतलब वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस चीज को हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि इन वाई एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, मतलब वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा हमारा जीरो। अब एक्स एक्सिस के बारे में विचार कीजिए, एक्स एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और आप पीछे से आके 5 न्यूटन और इधर ही अप्लाई कीजिए मेरे ही तरफ, तो कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड करके हम लोग समझेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है इधर की तरफ, समझ रहे हैं। तो एक ई प्लस कॉस थीटा इधर है और ई माइनस कॉस थीटा भी इधर ही है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग सीधे ई से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा और प्लस ई माइनस कॉस थीटा। आप इस चीज को समझ रहे हैं, एक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इधर की तरफ है ये ई प्लस कॉस थीटा और दूसरा वैल्यू भी इधर की तरफ ही है ई माइनस कॉस थीटा ही, तो सिंपली हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। अब दोनों के वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं, मतलब ई इक्वल टू फाइनली हमको क्या मेंशन करना है, ई प्लस का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू क्या है साथ में लगा हुआ कॉस थीटा, तो इनटू कॉस थीटा प्लस ई माइनस का वैल्यू हमको डालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों वैल्यू हमारा सेम है, ये पोर्शन भी सेम है कॉस थीटा लगा हुआ है, ये पोर्शन भी सेम है कॉस थीटा भी लगा हुआ है, समझ रहे हैं। ये आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके थे, ये नीचे वाले को मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन को पिछले क्लास में भी देखे थे, x प्लस एक्स अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा 2x, y प्लस वाई तो 2y, आम प्लस आम 2 आम, समझ रहे हैं।
तो यहाँ पर इतना प्लस इतना तो 2 इतना, समझ रहे हैं। तो इसको सिंपली हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फटाक से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से वीडियो को बीच से पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से इरेज करने की ज़रूरत है। फिर से उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। फटाक से पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हुए वीडियो में स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो थोड़ा सा धुंधला आ सकता है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब मैं ऊपर से एक बार फिर से इरेज करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमारा कितना आता है। अब यहाँ पे जो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें तो कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू इसमें डालना है। अब इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, और इसमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है ये पता करने का कोशिश कीजिए। अब आप इस इधर वाले ट्रायंगल को देखिए या फिर इधर वाले ट्रायंगल को, दोनों में से कोई ट्रायंगल को आप कंसीडर कर लीजिए और कॉस थीटा का वैल्यू लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोग 9th 10th में पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी बाई एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसमें बी हमारा कौन है, थीटा के सामने वाला पी होता है, नीचे वाला हमारा बी है और एच है हमारा ये वाला। तो ये एच का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बेस है हमारा ए। तो हम लोग अगर डालें कॉस थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच सॉरी ए स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा एच का वैल्यू है और बी का वैल्यू है ए। अब जो cos थीटा का वैल्यू है, इस cos थीटा के वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, तो डाल दीजिए इसमें cos थीटा के वैल्यू को, मतलब E इक्वल टू, अब हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, इस 2 को हम लोग इधर नहीं लेके अगर इधर लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 को इधर लिखे इधर लिखे इधर लिखे, आपको किधर भी लिख सकते हैं, हम लोग अपने सुविधा के लिए उधर डाल दिए हैं कि कैलकुलेशन फ्यूचर में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 2 को यहाँ पर डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसको हम लोग एक साथ डाल दें तो कोई दिक्कत, 2a हमारा एक साथ है, मतलब q इंटू 2a। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या था, q इंटू 2a। तो जो यहाँ पर q इंटू 2a का वैल्यू है, इसके बाद हम लोग क्या डाल सकते हैं, p वेक्टर डाल सकते हैं। तो चलिए डाल दीजिए फटाक से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू q इंटू 2a हो जाएगा हमारा p वेक्टर डिवाइडेड बाई, समझिए इस चीज को खूब ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो एक स्टेप और हम लोग बढ़ते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट वाले पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में 1/2 डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर रूट एक्स है तो इसको हम लोग पावर 1/2 डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पावर 1/2 हम लोग डाल देते हैं इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब इस पोर्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब जितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर है वही हमारे यहाँ पर भी है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है। हम लोग पढ़े हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। नीचे वाले पोर्शन को आप ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके थे, तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन को फुल्ली इरेज ही कर देते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि सिंपली इसको इस 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। यही हो जाएगा फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, कहाँ पर,
इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर जो कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे, ठीक। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P वेक्टर को एक साथ, जरूरी नहीं कि अलग लिखे, P वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। मतलब जनरली आप इसी तरह से लिखा हुआ देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सबको मर्ज कर दीजिएगा, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखे, दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके ऊपर। तो एक फॉर्मूला हमारा ये है। इसी में एक कंडीशन आ जाता है, कंडीशन ये आ जाता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर काफी छोटा हो, मतलब डाइपोल लेंथ जो है 2a ये काफी छोटा है, ये जो हमारा लाइन है r डिस्टेंस के तुलना में, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, और मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, इस तरह का कुछ सिचुएशन आ जाए कि इसमें और इसमें बहुत अंतर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ये जो a डिस्टेंस है बहुत छोटा है इस r के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब ऐसा हम लोग डाल सकते हैं कि इफ 2a इज मच लेस देन r, कि ये जो हमारा 2a है ये काफी छोटा है r से, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, देन a को हम लोग मान लेंगे लगभग 0। पिछले क्लास में भी हम लोग एग्जांपल लिए थे कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे और कोई 1 रुपया दे, तो 1 करोड़ के सामने में 1 रुपया कोई वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा, उसको हम लोग लगभग 0 कंसीडर कर लेंगे। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी किए हैं कि r की तुलना में 2a काफी छोटा है, तो इसको हम लोग 0 कंसीडर करके हटा देंगे। अब इस a के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, चाहे उधर किधर भी डाल दीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या फिर यहाँ पर P ही कर दीजिए, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू r स्क्वायर प्लस a के बदले 0 का स्क्वायर और उसका पावर 3/2। 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 कैंसिल, और फिर ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब r का पावर फाइनली कितना हो जाएगा 3। मतलब फाइनली इधर मैं थोड़ा सा अपना जगह बना लूँ, इसी में हम लोग हटा देंगे। मतलब जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P वेक्टर आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, तो P वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का पावर कितना हो जाएगा 3। R चूंकि यहाँ पर 0 का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, और 2 से हमारा 2 कैंसिल होके सिर्फ पावर 3 बचेगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा काफी छोटा है उस कंडीशन में हमारा इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा P वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r3। अगर आप एक्सियल लाइन वाले को याद करेंगे, एक्सियल लाइन में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो उसमें और इसमें बस एक बेसिक अंतर है, उसमें 2p वेक्टर था हमारा और इसमें सीधे p वेक्टर है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें कभी कभी ऑप्शन में इस तरह का भी ऑप्शन पूछ सकता है, ये या फिर ये डाल के, या फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल के ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर दीजिए। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उससे और इससे रिलेटेड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आंसर करवाते रहेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन जो आप लोग को हम देते हैं वो असाइनमेंट क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा हर टॉपिक से रिलेटेड 1 2 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, ताकि वो टॉपिक का रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्लियर रहे, है ना। तो क्वेश्चन लिखवाते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस of magnitude +25, वह कंफर्म कर लेता हूँ,
हाँ +25 नीचे ही लिखिए, +25 × 10⁻⁻9 कूलम and -25 × 10⁻⁻9 कूलम are separated by distance 6 मीटर। एक चार्ज का वैल्यू, अच्छा फिर आगे कंप्लीट ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर देखेंगे। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find the electric field intensity, find the electric field intensity at a point 4 meter, at a point 4 meter, at a point 4 meter from the midpoint of electric dipole, from the midpoint of electric dipole in कंडीशन ए है एक्सियल लाइन, इन एक्सियल लाइन, और इसी में कंडीशन बी है इन इक्वेटोरियल लाइन, इन इक्वेटोरियल लाइन। मतलब कि अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, फिर से समझिए। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड +25 × 10⁻⁻9 कूलम एंड -25 × 10⁻⁻9 कूलम। मतलब हमारे पास दो चार्ज है, एक +25 × 10⁻⁻9 कूलम और दूसरा -25 × 10⁻⁻9 कूलम। दोनों कितना दूरी पर है? 6 मीटर के दूरी पर है। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है एक्सियल लाइन में। एक बार हमको एक्सियल लाइन में फाइंड करना है कितना दूरी पर, जब यहाँ पे आर का वैल्यू है 4 मीटर, और दूसरी बार हमको फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन पे, जो यहाँ पर आर का वैल्यू है 4 मीटर। तो दोनों कंडीशन आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन में फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप लोग कल पढ़े थे हम लोग, एक्सियल लाइन वाला 2πr बाई। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सियल लाइन का दो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण और एक जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इस जो हमारा 2a है और जो r है, इस दोनों में कंपैरिजन कैसा है। यहाँ पर देखिए 6 मीटर है, मतलब a का वैल्यू कितना है 3 मीटर हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना है 4 मीटर। तो 3 और 4 मीटर है, लगभग सेम है। अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर भी होता फिर भी चलता है। बहुत डिफरेंस होने से, जैसा मान लीजिए 1 मिलीमीटर है और 1 किलोमीटर है, तब दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ तो माइन्यूट छोटा सा डिफरेंस है, तो 2πr वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2p वेक्टर r/4πε0 × r² + a² का पावर 2, ये वाला फॉर्मूला आप एक्सियल के लिए लगा देंगे। और इक्वेटोरियल के लिए अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ई इक्वेटोरियल बराबर फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं 2p वेक्टर बाई, नहीं सीधा p वेक्टर था हमारा, p वेक्टर बाई 4πε0 और इंटू r² + a² का पावर 3/2। ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए। और p वेक्टर आप जानते हैं निकालना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हम लोग कल पढ़े थे। तो p वेक्टर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q × 2a। चार्ज का वैल्यू दोनों में सेम है, डाल दीजिए। कितना चार्ज का वैल्यू 25 × 10⁻�9 और 2a, मतलब यहाँ से यहाँ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से p वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। p वेक्टर का वैल्यू आप डाल देंगे 1/4πε0 का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁹ डाल देंगे। r का वैल्यू आपको पता है, r का वैल्यू 4 है, एक्सियल के लिए भी इक्वेटोरियल के लिए भी। a का भी वैल्यू पता है दोनों के लिए, a का वैल्यू 3 है। बस करना क्या है आपको, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करके आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका एक्सियल के लिए कितना वैल्यू आया है और इक्वेटोरियल के लिए कितना वैल्यू आया है। प्रोसेस आप समझ चुके हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फटाक से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके फिर आप कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, उसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।